नमस्कार, मैं आचार्य प्रमोद कुमार पाठक, सरस्वती विद्या मंदिर, सीतामढ़ी। बात करते हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग स्पोर्ट्स। प्लानिंग स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में योजना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं चित्र में। तो बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग से तात्पर्य मेरा ये है, हम लोगों का तात्पर्य है कि कोई भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हम पहले से पूर्व में जो एक योजना बनाते हैं या एक प्लानिंग तैयार करते हैं, वही उसी को हम लोग कहते हैं प्लानिंग। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें कि जैसे मान लो भारत की क्रिकेट टीम खेलने जा रही है, तो कौन सा प्लेयर किस जगह पे फील्डिंग करेगा, कौन सा बैट्समैन किस डाउन पे उतरेगा, कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करेगा, ये जो पहले से योजना हम तैयार करते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं, इसी को योजना कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम कोई घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमको पहले से प्लानिंग करनी होती है कि लगभग कितना ईंटा लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी मोरंग लगेगी, कितनी सरिया लगेगी, मिस्त्री लगेंगे, लेबर लगेंगे। ये सब पहले से हम एक प्लानिंग करते हैं। उसके बाद उस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, तो वो कार्य आसानी से, ज़्यादा कठिनाइयों के साथ न होकर पूर्ण रूप से सफल होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम जो योजना तैयार करते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्लानिंग। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योजना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी व्यक्ति को अगर हमको उच्च स्थानों पर पहुंचना है, तो एक हम समुचित योजना पहले तैयार करें। उस समुचित योजना के अंतर्गत अगर हम उस कार्य को संपादित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को या किसी भी ऊंचाई को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं अब मीनिंग ऑफ प्लानिंग, यानी योजना का अर्थ। देखो, एक साधारण शब्दों में अगर कहा जाए कि आप पहले ही यह निर्धारित कर लेना कि कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा क्या किया जाना है, यही योजना है। दूसरे भाषा में या दूसरे शब्दों में अगर कहें कि योजना एक पूर्व निर्धारित क्रियाविधि है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषा भी दी, जैसे अकॉर्डिंग टू मिशेल के अनुसार, मिशेल ने कहा कि योजना को प्रायः ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जो किसी वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु युक्त निर्धारण, किसी समस्या को सुलझाने तथा कार्य को सुगम बनाने में सहायता करे। तो ये हुआ आपका योजना का अर्थ। अब हम बात करते हैं कि योजना का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी योजना का उद्देश्य क्या है। योजना के उद्देश्य निम्न है, बहुत से उद्देश्य हैं, जैसे टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी, यानी कि तत्कालिक के अनावश्यक दबाव को कम करना, यानी कोई आवश्यक दबाव आ जाए अटेंडम, उसको कम करने के लिए हम पहले से ही योजना बना लेते हैं। अगर हम किसी भी कार्य को बिगैर योजनाबद्ध तरीके से करना प्रारंभ करते हैं, तो उस कार्य में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जिससे उसका निपटान करना तत्काल रूप से थोड़ा असंभव हो जाता है और कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उस कार्य में कोई बाधा ना आए, उसको हम सुचारू रूप से संपन्न कर सकें, इसीलिए हम पहले से एक प्लानिंग तैयार कर लेते हैं कि हमको ये कार्य ऐसे ऐसे करना है, जिससे उसमें कोई आवश्यक दबाव ना आए। अब सेकंड पॉइंट है टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़,
इसका मतलब हुआ कि सभी जो क्रिया या गतिविधियाँ हैं उस पर अच्छा नियंत्रण रखना। कहने का मतलब है कि जब हम योजना बनाए रखते हैं ढंग से, जिन जिन व्यक्तियों पर जो जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उससे हमारा सभी व्यक्तियों पर एक अच्छा नियंत्रण बना रहता है। और जब नियंत्रण अच्छा बना रहता है तो वो कार्य बड़े आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न होता है। इसमें कोई विशेष बाधा नहीं आती और सबकी अपनी अपनी भूमिका सब अपने अपने भूमिका को अच्छी तरीके से निभाते हैं। फिर अगला है पॉइंट, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यानी अच्छा तालमेल बनाना। किसी भी प्रतियोगिता में या किसी भी कार्य को संपन्न करने में जिस जिस व्यक्तियों को या जिन जिन सदस्यों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उन उन व्यक्तियों से हमारा अच्छा तालमेल भी होना चाहिए, जिससे कार्य में कोई बाधा ना आए और वो कार्य आसानी से संपन्न हो सके। आवश्यक भी है कि समुचित योजना तभी होगी जब सभी लोग मिलजुल कर आपस में सही से किसी कार्य को करेंगे, तो वो योजना अधिक सफल होगी। अगला पॉइंट है, टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक, यानी गलतियों की संभावना को कम करना। जब योजना अच्छी बनी होगी यानी पहले से बनी होगी तो उस कार्य में गलतियां होने की संभावनाएं कम होगी। हाँ, ये तो ठीक है, सत्य भी है कि गलतियों से या अनदेखियों से बचा नहीं जा सकता। फिर भी ये सत्य है कि गलतियों और अनदेखियों को कम किया जा सकता है अगर हमारी योजना पहले से निर्धारित होती है तो, जिससे हम एक अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकें। विशेषकर आपने देखा होगा कि अगर किसी भी प्रतियोगिता में अगर ज़्यादा गलतियां होती है तो वो प्रतियोगिता विशेष अच्छी छाप नहीं छोड़ती है दर्शकों पर या आने वाले समय में। तो इसीलिए अच्छा छाप रहे तो वो प्रतियोगिता सफल अच्छी हो, इसके लिए हमको गलतियां कम से कम हो। गलतियां तभी कम होगी जब हम पहले से प्री प्लानिंग किए रहेंगे। अगला है, टू इंक्रीज़ द इफ़िशियंसी, यानी दक्षता में वृद्धि करना। यानी कि जो भी खेल कर्मचारी या खिलाड़ी या जो भी लगे हुए हैं वो उनकी दक्षता में वृद्धि करना, ये योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। समुचित योजना की सहायता से ही खेल कर्मचारियों को दक्ष किया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में वो किसी भी कार्यक्रम को अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से निभा सकें। फिर अगला है, टू इंक्रीज़ द क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता में वृद्धि करना। सृजनात्मकता वृद्धि करना योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें जो भी कर्मचारी, कोच, शारीरिक अध्यापक आदि लगे होते हैं, उनके समुचित योजनाओं द्वारा ही वृद्धि की जा सकती है, जिससे वे भविष्य में किसी योजना का निर्माण करते समय अपने मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नए विचारों के साथ कर सकें और वो कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से सफल बना सकें। अब अगला हम बात करते हैं, अगली बात है कि क्या नाम से आपने अगला पॉइंट देखा होगा, जैसे टू इंक्रीज द अगला है, फॉलो रूल्स द रेगुलेशन, यानी नियमों और विनियमों का पालन करना। योजना बनाते हैं तो उसमें हम योजनाओं में नियमों और विनियमों का पालन भी अच्छी तरीके से, जितने भी प्रतिभागी हों वे नियमों का अच्छी तरीके से पालन करें, जिससे कार्य में कोई बाधा ना आए और वो कार्य आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इसके लिए हम प्री प्लानिंग तैयार करते हैं, जिससे कार्य को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। अगला है, टू इन्हेंस द स्पोर्ट परफॉर्मेंस, यानी कि खेल प्रदर्शन को बढ़ाना। योजना का मेन उद्देश्य होता है कि जो भी खिलाड़ी हैं या एथलीट प्रतिभागी हैं उनके प्रदर्शनों को बढ़ाना। अब वो तभी बढ़ाया जा सकता है जब एक योजना अच्छी तरीके से या सफल रूप से लागू हो। बिना उचित प्रशिक्षण योजना के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाना असंभव है।
यदि योजना भली भांति नहीं बनाई जाती है तो खेल प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाता है। केवल अच्छी योजना ही खेल प्रदर्शन में वृद्धि कर सकती है। ये तो हुआ आपका योजना के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब आती है जब हम कोई योजना बनाते हैं तो उसमें जैसे कोई एक प्रतियोगिता प्रारंभ करना होता है या कोई एक प्रतियोगिता करानी होती है तो उसके पहले हमको विभिन्न समितियों की आवश्यकता होती है। विभिन्न समितियों की आवश्यकता होती है और विभिन्न समितियां जो होती हैं उनकी विभिन्न विभिन्न अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे वेरियस कमेटी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारियां। इसमें सबसे पहले एक समिति होती है जिसे कहते हैं मैनेजमेंट कमेटी। मैनेजमेंट कमेटी का काम यह है कि वह प्रबंध समिति जो होती है वो प्रतियोगिता की सफलता की पूरी जिम्मेदारी लेती है। अब इस समिति के नीचे अन्य समितियों का गठन किया जाता है जो अपना अपना कार्य देखती हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालती हैं, जैसा कि आपको एक ग्राफ के द्वारा ये बताया जा रहा है। जैसे आपने देखा सबसे पहले तो प्रबंध समिति यानी मैनेजमेंट कमेटी हो गई, फिर उसके नीचे वो एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर यानी प्रशासनिक निदेशक, फिर एक होता है वर्किंग कमेटी यानी कार्यकारिणी समिति, फिर एक होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी आयोजन समिति। अब इनके नीचे विभिन्न समितियां होती हैं जैसे पब्लिक सिटी कमेटी। जैसे पब्लिक सिटी कमेटी का काम क्या है कि यह समिति विभिन्न विद्यालयों को अग्रिम रूप से जानकारी भेजती है। इस समिति का मुख्य कार्य स्पोर्ट मीट की तिथि, स्थान, प्रतियोगिता के इवेंट्स के बारे में सूचना भेजना, यह प्रिंटिंग का भी कार्य संभालती है। यह इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि स्पोर्ट्स इवेंट का प्रचार करना। अगली है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। इसका मतलब है कि आवास तथा खान पान समिति। इस समिति का मुख्य कार्य होता है कि जो भी प्रतिभागी हैं या जो भी पदाधिकारी हैं उनके ठहरने यानी आवास और खान पान की व्यवस्था रखती है। फिर आपने देखा अगली कमेटी है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का काम होता है कि जो भी समारोह, उद्घाटन समारोह, समापन समारोह के अवसरों पर आने वाले मुख्य अतिथियों व अन्य अतिथियों का स्वागत करती है। ठीक, फिर है अगली कमेटी आपकी है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का काम होता है कि यह जो है खेल के मैदानों की सजावट, खेल समितियों के उद्घाटन समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह व समापन समारोह के लिए आवश्यक प्रबंध के लिए उत्तरदायी होती है। यह समिति ट्रॉफी, मेडल्स व सर्टिफिकेट आज का भी प्रबंध करती है। फिर आपने देखा अगली कमेटी है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम ये होता है कि यह कमेटी या यह समिति जो होती है खेल के मैदानों की व्यवस्था करती है, उसकी साफ सफाई और उस खेल के दौरान जो जो भी उपकरण उपयोग में आने वाले हैं उसकी व्यवस्था ये कराती है खिलाड़ियों के लिए। इस समिति का यही मुख्य कार्य होता है। फिर आपने देखा है अगली कमेटी है रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट, यानी इस कमेटी का कार्य है कि जो भी मेहमान या पदाधिकारीगण लोग होते हैं उनके लिए चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि की व्यवस्था करती है तथा बीच बीच में यह समिति स्पोर्ट मतलब समिति उद्घाटन या समापन समारोह के दौरान मनोरंजक कार्यक्रमों का भी प्रबंध करती है, यानी एंटरटेनमेंट भी करती है दर्शकों का। फिर अगला है कमेटी ऑफ एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि इस समिति का मुख्य कार्य होता है कि जो भी विद्यालयों में पहले से एंट्री फॉर्म भेजे गए थे उनके फार्मों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक, उनकी इकट्ठा करना, प्रतियोगिताओं को चेस्ट नंबर देना, ठीक, उसके बाद है मैचों का फिक्सर तैयार करना, यानी कौन सा मैच किसके साथ कब होगा ये तैयार करना। इसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार करती है और एक ये चार्ट बनाती है
उस चार्ट को ये पदाधिकारियों या कुछ अन्य जगहों पर चस्पा करती है, जिससे खिलाड़ी अपने अपने मैचों को अपने एम्पायरों के द्वारा या चस्पा किए गए बोर्डों पर देख सकें। फिर अगला है कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स, यानी इसका काम होता है यह समिति एथलेटिक्स मीट के लिए विभिन्न ऑफिशियल्स यानी जैसे रेफरी, जज, रिकॉर्ड्स, ट्रैक एम्पायर्स, टाइम कीपर्स, लैप स्कोरर आदि का चयन करती है और जिस व्यक्ति को जहां पर नियुक्त करना होता है ये उसका दायित्व संभालती है। फिर अगला आपने देखा है अनाउंसमेंट यानी उद्घोष समिति। इसका सबसे मुख्य कार्य होता है कि यह प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न प्रकार के बातों को घोषणाओं के द्वारा या उद्घोष के द्वारा बताती है, या समापन व उद्घाटन समारोह के दौरान भी इसका मुख्य कार्य होता है, यानी कि यह कमेंट्री का काम करती है और बीच बीच में यह भी बताती रहती है कि इस कौन सा इवेंट्स कब होना है, ये उद्घोष करती रहती है बीच बीच में। फिर लास्ट है आपने देखा फर्स्ट एड कमेटी यानी प्राथमिक चिकित्सा समिति। ये सबसे मुख्य समिति इसका काम होता है मानी जाती है, क्योंकि खेल के दौरान चोटें लगना स्वाभाविक है। किसी भी खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान चोटें लग सकती है, तो उस खिलाड़ी को या उस प्रतिभागी को प्राथमिक सहायता प्रदान करना इस समिति का मुख्य कार्य है। और यह समिति प्राथमिक उपचार से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं को या उपकरणों को अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखती है, जिससे खिलाड़ियों को आसानी से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा सके। तो ये हुआ आपका विभिन्न प्रकार की समितियाँ और उनकी जिम्मेदारियाँ। तो ये बात हुई, ये हमने अभी बात किया आपसे स्पोर्ट इन प्लानिंग यानी कि खेलों में योजना, उसका हमने महत्व देखा। फिर उस किसी के प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए जो विभिन्न समितियां हैं उसके बारे में देखा। अब अगला टॉपिक हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो इस चैप्टर से जो ये टॉपिक है टूर्नामेंट, सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न इसी में से, लगभग 5 से 7 अंकों का प्रश्न इसी में से अनिवार्य है आना। तो अगला टॉपिक हम बात करेंगे टूर्नामेंट की अगले पिक्चर में। आपको इसमें कोई भी समस्या हो तो अपना कमेंट लिखिएगा, उसके बारे में पुनः उसका निदान किया जाएगा। धन्यवाद।